सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में 29 मई 1928 को बाबा साहब के द्वारा दिया गया क्रांतिकारी वक्तव्य हम आपके समक्ष रखेंगे। मेरे साथियों, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से भारतीय सांविधिक आयोग के समक्ष बाबा साहब अपना पक्ष रखते हैं और अपना पक्ष रखते हुए उनके प्रतिनिधित्व यानी कि दलितों के प्रतिनिधित्व की बात कहते हुए बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर भारत में दलित वर्गों की जो संख्या है उससे भारतीय सांविधिक आयोग को अवगत कराते हैं। और ये संख्या है, भारत की कुल जो संख्या है, जनसंख्या है, वो है 5,26,80,000। मेरे साथियों, अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से बाबा साहब पूरा आंकड़ा रखते हैं। असम की 20 लाख जनसंख्या है, बंगाल में 90 लाख की जनसंख्या है, बिहार और उड़ीसा में 80 लाख की जनसंख्या बताई गई है, बम्बई में 28 लाख जनसंख्या है, जबकि मध्य प्रांत और बरार में 33 लाख जनसंख्या है। मद्रास में 60,72,000 जनसंख्या है, पंजाब की जनसंख्या 28,93,000 है। संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी अर्थात यूनाइटेड प्रोविंस की बात की जा रही है, वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। 90 लाख जनसंख्या उस समय थी। बड़ौदा की जनसंख्या 17,07,000 बताई गई और मध्य भारत की 11,40,000। ग्वालियर की 5 लाख जनसंख्या थी। हैदराबाद की 23,39,000 जनसंख्या थी। मैसूर की जनसंख्या 9,32,000 थी। राजपूताना की 22,67,000 जनसंख्या थी और त्रावणकोर की जनसंख्या 12,60,000 थी। बासा कहते हैं कि जनगणना निदेशक का यह सुविचारित अनुमान भारत के विभिन्न प्रांतों में दलित वर्गों की संख्या के बारे में सभी अटकलों और अनुमानों को निरस्त कर देता है। इससे श्री वाजपेयी के अनुमान की वैधता समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये अनुमान उन आंकड़ों की छानबीन करने के बाद लगाया गया है जो प्रांतीय शिक्षा संबंधी रिपोर्टों में दिए गए और श्री वाजपेयी के वक्तव्य का आधार है। वे रिपोर्ट की संख्या को निरख परख कर तैयार किए गए हैं। मेरे साथियों, ये संपूर्ण आंकड़ा और आज का अम्बेडकर संदेश बासा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से पेज नंबर 145 से 148 तक हम आपके समक्ष रखेंगे। बासा आगे लिखते हैं कि ये रिपोर्ट की संख्या को निरख परख कर तैयार किए गए हैं। इनकी सत्यता स्वीकार करनी होगी, क्योंकि जैसा कि निदेशक ने कहा है कि यह अनुमान सोच समझ कर की गई जांच के बाद लगाया गया है। इसलिए सभा को सांविधिक आयोग से आग्रह करना चाहिए कि वह अन्य आंकड़ों की अपेक्षा इन आंकड़ों को स्वीकार करे। इस अनुमान के अनुसार बंबई प्रेसिडेंसी में दलित जातियों की कम से कम आबादी 28 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 10.8% बैठती है। सिर्फ उनकी जनसंख्या के आधार पर ही वे 140 में से 15 सीटों के हकदार हैं। यदि किसी जाति को प्रतिनिधित्व उसकी संख्या के अनुपात में ही दिया जाता है तो दलित जातियों के लिए 7 अतिरिक्त सीटों की मांग ऐसी प्रतीत होगी जो उन्हें बिना परिश्रम किए ही मिल गई है। तथापि यह स्वीकार करना होगा कि इस प्रकार के मामलों को तय करने के लिए किसी जाति की केवल संख्या को ही आधार नहीं माना जा सकता। किसी जाति के लिए प्रतिनिधित्व का कोटा निर्धारित करते समय उस जाति की सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। मेरे साथियों, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा साहब ने कही है। भारतीय सांविधिक आयोग के समक्ष, साइमन कमीशन के समक्ष बाबा साहब कहते हैं कि सिर्फ जाति की संख्या ही जरूरी नहीं है। प्रतिनिधित्व देने के लिए, आरक्षण देने के लिए, रिजर्वेशन देने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए सिर्फ जनसंख्या ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसकी सामाजिक स्थिति भी जरूरी है। मान लीजिए जनसंख्या भले ही कम हो, लेकिन सामाजिक स्थिति यदि ज़्यादा खराब है तो ऐसे में उसको बढ़ाकर भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। उसको अपेक्षा से जनसंख्या के अनुपात से कहीं ज़्यादा भी दिया जा सकता है, ताकि वो तेज गति से सबके समान आ जाए। मेरे साथियों, स्वाभाविक तौर पर मान लीजिए कि 3 गिलासें हैं और एक गिलास पानी भरा हुआ है, एक में आधा गिलास पानी है, एक में ये गिलास पूरी तरह से खाली है। बराबर लाने के लिए, समान स्थिति में लाने के लिए सबसे ज़्यादा पानी आप उस गिलास में डालेंगे जो गिलास पूरी तरह से खाली है। आधा पानी उस गिलास में डालेंगे
जिसमें आधी आधी गिलास पानी भरा हुआ है। उस गिलास में पानी नहीं डालेंगे या थोड़ा बहुत यदि खाली है तो थोड़ा बहुत पानी डालेंगे जो लगभग भरी हुई है। मेरे साथियों, इसी तरह से बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर भारतीय सांविधिक आयोग के समक्ष ये बात कहना चाहते हैं कि केवल जनसंख्या ही न आधार बनाया जाए, बल्कि किसी जात के प्रतिनिधित्व का कोटा निर्धारित करते समय उस जात की सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। आखिर दलित वर्ग की सामाजिक स्थिति क्या थी, इस संबंध में बाबा साहब यहाँ पर बताते हैं। कहते हैं, जात की स्थिति का अर्थ है कि उसके पास सामाजिक संघर्ष में आत्मरक्षा के लिए कितनी सामर्थ्य चाहिए। यह सामर्थ्य जात की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। यानी कि सामाजिक स्थिति को अगर परखना है तो शैक्षिक और आर्थिक स्थिति को देखना होगा। शैक्षिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि इस सिद्धांत को स्वीकार करने से ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी जात की सामाजिक स्थिति जितनी कमजोर होगी उतना ही उसे दूसरी जातियों की अपेक्षा चुनाव में लाभ मिलना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि इस प्रेसिडेंसी में दलित जातियों की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति सबसे खराब है। इसलिए अपनी संख्या के आधार पर चुनाव में जितने लाभ के बेहकदार हैं उससे अधिक उनको मिलना चाहिए। उतनी ही संख्या और स्थिति वाली अन्य जातियों की तुलना में दलित जातियों को चुनाव में अधिक लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि अन्य जातियां उतनी दलित नहीं हैं, उतनी डिप्रेस्ड नहीं हैं, उतनी दबी कुचली नहीं है जितनी कि दलित जातियां। ना ही किसी अन्य जाति को उतनी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है जितना दलित जातियों को, जो उन्हें अपनी वर्तमान अपमानजनक स्थिति से ऊपर नहीं उठने देती। इसी कारण सभा प्रतिनिधित्व में वृद्धि की मांग को उचित समझती है। एक और कारण भी है जिसकी वजह से सभा सोचती है कि दलित जातियों के लिए मांगा गया अतिरिक्त प्रतिनिधित्व उचित है। अल्पसंख्यकों को यदि संरक्षण देना है तो उनका प्रतिनिधित्व प्रभावशाली होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो यह मात्र एक नाटक होगा। यदि यह नीति अपनाई जाती है तो यह स्वीकार करना होगा कि यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय को संरक्षित रखना है तो उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि उनकी आवाज दूसरों के आगे बिल्कुल दब ना जाए। यदि इसी बात को एक प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह इतना विशाल हो कि उस पर कोई दूसरा पूरी तरह से हावी ना हो सके। सभा का विचार है कि इस अतिरिक्त प्रतिनिधित्व की मांग ये दलित जातियां करती हैं तो वे इस बात के हकदार हैं कि देश के अन्य अल्पसंख्यकों के समान ही वे इस सिद्धांत को अपने पक्ष में लागू करा सकें। सभी अल्पसंख्यक जातियों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार की आवश्यकता पर बल देते हुए बाबा साहब कहते हैं कि प्रतिनिधित्व की मात्रा को तय करने वाले ये सिद्धांत हैं जिन्हें भारत सरकार ने साउथ बोरो कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा करते समय अपने डिस्पैच में निर्धारित किया है। सभा ये बताना चाहती है कि समूचे भारत में किसी अन्य जाति की अपेक्षा दलित जातियों के मामले में इन सिद्धांतों को लागू करना और अधिक उचित होगा, परंतु व्यवहार में समूचे भारत में दलित जातियों को इन सिद्धांतों के लाभ से नितांत वंचित किया गया है। वस्तुतः ये लाभ मुसलमान जैसे संप्रदाय पर न्यौछावर कर दिया गया है, जो दलित जातियों की अपेक्षा देश में कहीं सशक्त और बेहतर स्थिति में है। असमान व्यवहार के एक ऐसे ही उदाहरण के संबंध में सभा आयोग का ध्यान दो निम्नलिखित मामलों की ओर दिलाना चाहेगी। मेरे साथियों, मध्य प्रांत में मुसलमानों की संख्या 5,74,276 है। मुसलमानों को सीटें मिली हैं 11। 5,74,000 लगभग जनसंख्या है। दलित वर्गों की आबादी यहाँ पर 30,60,232 है। मध्य प्रांत की बात हो रही है। 30,60,000 और मात्र दलित वर्गों को सीटें 2 मिली हैं। कितना बड़ा अन्याय है, आप समझने की कोशिश कीजिए। 5,74,000 पर मुसलमानों को 11 सीटें मिलती हैं। 30,60,000 जनसंख्या होने पर दलितों को मात्र 2 सीटें मिलती हैं। बंबई प्रेसिडेंसी में 12,07,443 मुसलमानों की संख्या है, जबकि और इन्हें सीटें मिली हैं, मुसलमानों को सीटें मिली हैं 7।
दलित वर्गों की आबादी है 16,27,980। दलित वर्गों की जो सीटों की संख्या मात्र 1 है। जनसंख्या ज़्यादा है, सीटों की संख्या कम है। भाषा कहते हैं कि दलित जातियों के प्रति ऐसे अन्याय पर कोई कितना ही क्रुद्ध क्यों ना हो जाए, भारत सरकार को तनिक भी लज्जा नहीं है, क्योंकि उसने खुल्लम खुल्ला इन सिद्धांतों का प्रतिपादन एक अति सीमित उद्देश्य से किया है कि उन्हें केवल मुसलमानों पर लागू किया जाए। जैसा कि सर्वविदित है, उसका कारण यह था कि भारत सरकार ने विभिन्न जातियों के राजनीतिक महत्व के बारे में भेदभाव किया। सभा देश के नागरिकों का राजनीतिक महत्व के आधार पर श्रेणीकरण करने पर विरोध प्रकट करती है। इससे अधिक सुरक्षित और संरक्षित अन्य कोई नियम नहीं हो सकता है कि जातियों को राजनीतिक रूप से समान महत्व दिया जाए। ये द्वेषमूलक भेदभाव सभी सांप्रदायिक दंगों की जड़ है और समान अवसर के सिद्धांत का हनन करता है। जब संसद ने सुधारों की पहली किस्त प्रदान की, उस समय भारत के प्रशासन में इस सिद्धांत को लागू करना दलित वर्गों के हित के लिए घातक सिद्ध हुआ। सभा को प्रसन्नता है कि वर्तमान भारत मंत्री ये स्वीकार करते हैं कि दलित वर्गों की स्थिति ऐसी समस्या है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाए और इस बारे में अब निर्णय लिया जा सकता है कि पहले लागू किए गए राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए। लेकिन सभा को आशंका है कि ऐसी मान्यता का दलित जातियों के लिए कोई मूल्य नहीं होगा यदि वे उन परिवर्तनों में परिलक्षित नहीं होते जो देश के संविधान के ढांचे के बारे में अब लागू किए जाएं। मेरे साथी, यहाँ पर भारत की जनसंख्या बाबा साहब ने यहाँ रखी है, दलित जनसंख्या कितनी है और उसके सापेक्ष बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व की बात की है, प्रतिनिधित्व देने की बात की है। प्रतिनिधित्व का आधार क्या होना चाहिए ये भी आपने समझा है। तो आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रतिनिधित्व का कोटा तय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बाबा साहब ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट ढंग से कहा है, हमने उसे एक्सप्लेन भी किया है। तो मेरे साथियों, आपको बताना है प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण अर्थात रिजर्वेशन का कोटा तय करने में किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या केवल जनसंख्या का ही ध्यान रखा जाना चाहिए? थोड़ा सा हिंट हमने कर दिया है। अब इस अम्बेडकर संदेश के इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आसानी से आप दे सकते हैं। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में इस निवेदन के साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी, आवश्यक जानकारी अम्बेडकर वादियों के लिए बहुत खास जानकारी है। इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए हम आपसे अपेक्षा तो करेंगे ही, साथ में निवेदन भी करते हैं। मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।